बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे नेचुरली इंग्लिश को कैसे बोलना है, सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करेंगे और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे ताकि इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं, ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। अपनी इंग्लिश को टेस्ट करते चलिएगा। उसके साथ साथ एक्शन में इन बातों को कहने का एक ही तरीका तो है नहीं, कई तरीके से एक बात को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इन बातों को कहने का कोई तरीका, कोई सेंटेंस आपके माइंड में आता है, देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और अगर गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे पैसों की। अब इसी चीज़ को अगर आपको किसी को कहना है, आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कहना है चलो पैसे की बात करें, आज हम बात करेंगे पैसों की। तो टुडे वी गोना टॉक अबाउट मनी। टुडे वी गोना टॉक अबाउट मनी। कोई चीज़ है वी आर गोइंग टू, जब हमने कह दिया इट मीन्स इट इज डिसाइडेड एंड आई एम एक्साइटेड टू डू इट इन नियर फ्यूचर। तुरंत करने वाला हूँ एक्साइटमेंट के साथ में जब मैं कह रहा हूँ आई एम गोना डू दैट। आप ऐसे भी कह सकते हैं टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी। विल एक लिटिल वर्ड है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहे हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट मनी या फिर हम गोना टॉक अबाउट मनी। राइट, तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप बताइए पैसे बचाना कितना जरूरी है। आपको किसी से सजेशन मांगना है, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। आप बताइए पैसे बचाना कितना जरूरी है। तो यू टेल मी, आप इस तरीके से कह सकते हैं, यू टेल मी हाउ इंपॉर्टेंट द सेविंग इज। सारे शब्दों को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। यू टेल मी हाउ इंपॉर्टेंट द सेविंग इज। Since we're talking about money only, then सामने वाला समझ जाएगा इस बात को। You tell me how important the saving is। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं how important is it to save the money। सारे शब्द इस्तेमाल कर लिए आपने। How important is it to save the money। How important is it, कितना important है ये क्या, to save the money, पैसे को बचाना। How important is it to save the money या फिर how important the saving is, पैसे बचाना कितना जरूरी है। यू टेल मी। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। क्या सच में इससे कुछ फायदा होता है? क्या पैसे बचाने से सच में इससे कुछ फायदा होता है? अब ये एक्सप्रेशन है, अगर हमको किसी भी चीज के बारे में पूछना है क्या इससे कुछ फायदा होगा, इससे कुछ लाभ पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, तो सिंपल इतना कह सकते हैं डज इट रियली हेल्प। क्या इससे कोई फायदा होता है? डज इट रियली हेल्प या फिर डज इट ब्रिंग एनी बेनिफिट। डज इट ब्रिंग एनी बेनिफिट, क्या इससे कोई फायदा होता है या फिर डज इट रियली हेल्प। राइट, अगर आपको शब्दों को इस्तेमाल करके पूछना है डज सेविंग मनी रियली हेल्प, या पैसे बचाना सच में मदद करता है, डज सेविंग मनी रियली हेल्प। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर आपको यही एक सेंटेंस किसी को कहना पड़े, जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक इट इज। इट इज आप लगाना चाहें तो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, नेचुरल हो गया, वरना आप इतना भी कह सकते हैं लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक। जितना हम समझते हैं उतनी मुश्किल नहीं है, और इट इज साथ में जोड़ देंगे तो और ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। ये नेचुरल साउंड करता है। लाइफ इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक इट इज, जितना हम इसको समझते हैं इट इज नॉट एज डिफिकल्ट। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारा दिमाग बहुत छोटा है। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश। अब देखिए, मैं 3 सेंटेंसेस आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप इसको नेचुरली सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रक्चर करिएगा। हमारा दिमाग बहुत छोटा है, या तो इसमें डर रह सकता है या भगवान रह सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत छोटा है, लिमिटेड स्पेस है इसमें, या तो इसमें डर रह सकता है या भगवान रह सकते हैं। तो हम डर को क्यों रख लेते हैं, भगवान को नहीं रखते। राइट, अब इस बात को आपको इंग्लिश में कहना है अपने किसी ग्रुप में, सर्कल में बैठ के। ये थोड़ी सी बातें कहनी है, तो हम इनको इंग्लिश में कहने की कोशिश करते हैं। कई तरीके से इसको कहा जा सकता है। आवर माइंड हैज लिमिटेड स्पेस, आवर माइंड्स आर क्वाइट स्मॉल। आप ऐसे भी कह सकते हैं आवर माइंड्स आर क्वाइट स्मॉल। क्वाइट स्मॉल जब आपने कह दिया तो वो छोटा दिमाग हो सकता है कि सोच समझ की क्षमता पे भी वो मीनिंग जा रहा है उसका, लेकिन आपने ऐसे कह दिया अ माइंड हैज अ लिमिटेड स्पेस, तो समझ सामने वाला बिल्कुल समझ जाएगा स्पेस की बात कर रहे हैं। अ माइंड हैज लिमिटेड स्पेस। राइट, उसके बाद में या तो इसमें डर रह सकता है या भगवान रह सकते हैं। या तो इसमें डर रह सकता है या भगवान रह सकते हैं। ईदर गॉड कैन स्टे इन इट और द फियर। ईदर गॉड कैन स्टे इन इट और फियर। देखिए, ईदर और का मतलब यही है या तो या फिर दूसरा वाला, या तो ऐसा हो सकता है या तो वैसा हो सकता है। तो ईदर एंड और का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में। ईदर गॉड कैन स्टे इन इट और फियर, या तो भगवान रह सकते हैं हमारे दिमाग में या डर रह सकता है। ईदर गॉड कैन स्टे इन अ माइंड और फियर। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और जहां भगवान होता है क्या वहां डर हो सकता है? एंड वेयर देयर इज गॉड कैन फियर बी देयर। एंड वेयर देयर इज गॉड कैन फियर बी देयर, क्या वहां पे डर हो सकता है जहां भगवान होते हैं? तो
फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज गॉड इन माई माइंड कैन फियर बी देयर। जब भगवान है दिमाग में तो फियर के लिए जगह ही नहीं बची। इफ देयर इज गॉड इन माई माइंड कैन फियर बी देयर, डर हो सकता है वहां, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज मुझे 2 इन्विटेशन मिले हैं। आज मुझे 2 इन्विटेशन मिले हैं। आई हैव गॉट 2 इन्विटेशंस टुडे, या फिर आई हैव रिसीव्ड 2 इन्विटेशंस टुडे। रिसीव्ड है बिल्कुल फॉर्मल हमने कह दिया, आई हैव गॉट 2 इन्विटेशंस टुडे हमने थोड़ा कैजुअली कह दिया, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज मेरे दोस्त की शादी है और एक दूसरे रिश्तेदार की भी शादी है। दोनों चीजें, आज मेरे एक दोस्त की शादी है और एक दूर के रिश्तेदार की भी शादी है सेम टाइम पर। इसी चीज को हमको इंग्लिश में कहना है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक बेल जैसा आइकन दिखेगा, क्योंकि लगभग रोजाना एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और दूसरा, देखिए, इंग्लिश को सीखना अलग चीज है और इंग्लिश को बोलना इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल अलग चीज है। अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। 2 फायदे होंगे उसके। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। पूरा दिन ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, तो वहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से इन चीज़ों को लिखते हैं। एक बात को कहने के 10 तरीके हो सकते हैं। कोई बेसिक तरीके से लिख देता है, कोई ग्रामर फ्रीक होता है, ग्रामर के हिसाब से लिखता है, कोई ब्रॉड वोकेबलरी जानता है, वो अपनी वोकेबलरी लिखता है। तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं ग्रुप में, और एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है कि जब भी आपका मन हुआ आप ग्रुप में मैसेज करिए, कोई ना कोई आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाता है, राइट। और दूसरा, शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे हम डिस्कशन करते हैं कि इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है, ये ग्रामेटिकल रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा, इसके ऑल्टरनेट्स क्या हैं। तो जब आप एक सेशन में डेढ़ घंटा 2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रिपीटेडली ग्रामेटिकल रूल्स को सुनेंगे, आदत पड़ जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। और फीस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बहुत ही छोटा सा मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम फीस के नाम पे, तो फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। लाइव क्लासेस में ज़रूर आइएगा और सेशन को पूरा देखने के बाद प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, राइट। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। आज मेरे दोस्त की शादी है और एक दूर के रिश्तेदार की भी शादी है। इट्स माई फ्रेंड्स वेडिंग टुडे। आज मेरे दोस्त की शादी है। इट इज माई फ्रेंड्स वेडिंग टुडे एज वेल एज अ डिस्टेंट रिलेटिव्स वेडिंग एट द सेम टाइम। उसी समय पर एज वेल एज अ डिस्टेंट रिलेटिव्स। डिस्टेंट रिलेटिव का मतलब है दूर का रिश्तेदार। इट्स माई फ्रेंड्स वेडिंग टुडे एज वेल एज अ डिस्टेंट रिलेटिव्स वेडिंग एट द सेम टाइम। दूर के रिश्तेदार की भी शादी है सेम टाइम पर, राइट। अब एज वेल एज का आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप नॉर्मल शब्दों में भी कह सकते हैं, इट्स माई फ्रेंड्स वेडिंग टुडे एंड अ डिस्टेंट रिलेटिव्स वेडिंग एट द सेम टाइम, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दोनों शादियां एक ही टाइम पर हैं शाम को। अब दोनों चीजों को, इसी चीज को कहना है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है, आप बना के देखिए अपने आप। दोनों शादियां एक ही टाइम पर हैं शाम को। तो बोथ द वेडिंग्स आर एट द सेम टाइम इन द इवनिंग। बोथ द वेडिंग्स आर एट द सेम टाइम इन द इवनिंग। और ज्यादा एम्फेसाइज करके और ज्यादा क्लियरली कहें तो बोथ द वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम इन द इवनिंग। दोनों शादियां, जो फंक्शन होगा एक ही टाइम पे हो रहा है। बोथ द वेडिंग्स आर टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम इन द इवनिंग। शाम को हो रही है एट द सेम टाइम। नाउ अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहले एक ये वाला सेंटेंस कर लेते हैं। मैं दोनों में से केवल एक ही शादी अटेंड कर सकता हूँ। अब आपको इंग्लिश में ये चीज कहनी है, मैं दोनों में से केवल एक ही शादी अटेंड कर सकता हूँ। आई कैन ओनली अटेंड वन ऑफ देम। आई कैन ओनली अटेंड वन ऑफ देम, यानी कि जो दोनों शादियां हैं, आई कैन ओनली अटेंड वन ऑफ देम, उनमें से एक अटेंड कर सकता हूं मैं। नाउ अगर आप मेरी जगह होते तो कहाँ जाते? अगर आप मेरी जगह होते तो कहाँ जाते? इफ यू वर इन माई प्लेस वेयर वुड यू गो। वर का मतलब हम यहाँ पर जो एक काल्पनिक जो अवस्था है उसकी हम बात करते हैं तो वर लगा लेते हैं। अगर आप मेरी जगह होते, इफ यू वर मी, इफ यू वर मी, आप मेरी जगह होते तो। सो इफ यू वर इन माई प्लेस वेयर वुड यू गो। अब ये इनके जगह आप एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू वर एट माई प्लेस वेयर वुड यू गो, आप कहाँ जाते, राइट। नाउ दूसरा एक सेंटेंस है इसके बाद में इसी से मिलता जुलता। दोस्त की शादी अटेंड करते या रिश्तेदार की? हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? दोस्त की शादी अटेंड करते या रिश्तेदार की? देखिए एक्चुअल में क्या है, ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15-20 रूल्स हैं ग्रामर में और कुछ भी नहीं है। कुड वुड शुड अगर आपको पता है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है तो ग्रामर का पार्ट हो चुका है। यू आर ऑलरेडी डन विद ग्रामर।
वर्ड ऑर्डर को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है, कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा, इस वर्ड ऑर्डर को सीखना ही पड़ेगा। इस सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो 150 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। आप डे 1 से देखना शुरू करिए। शुरुआत के वीडियोस में 2-3 वीडियोस में पूरी ग्रामर समझ आ जाएगी। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ पहुँचेंगे ना तो इन सेंटेंसेस को आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से नेचुरली बोल रहे होंगे, राइट। तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। ओके, सो दोस्त की शादी अटेंड करते या रिश्तेदार की, इफ़ यू वर इन माई प्लेस वेयर वुड यू गो। दोस्त की शादी अटेंड करते या रिश्तेदार की, वुड यू अटेंड योर फ्रेंड्स वेडिंग और रिलेटिव्स वेडिंग। वुड यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए फ्यूचर के लिए नहीं कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने पास्ट का एक सेंटेंस बोल दिया है। इफ़ यू वर एट माई प्लेस वेयर वुड यू गो, वुड यू अटेंड योर फ्रेंड्स वेडिंग और रिलेटिव्स वेडिंग। आप दोस्त की शादी अटेंड करते या रिलेटिव की अटेंड करते, वुड यू अटेंड योर फ्रेंड्स वेडिंग और योर रिलेटिव्स वेडिंग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आज मुझे रूम की सफाई करनी पड़ेगी, आज मुझे रूम की सफाई करनी पड़ेगी। I've got to clean the room today. I'll have to clean the room today. ये भी आप कह सकते हैं I've got to clean the room today. मुझे सफाई करनी पड़ेगी। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, लगभग बोले जा सकते हैं। रूम बहुत गंदा हो गया है, रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप खुद से बोलने की कोशिश करिए। रूम बहुत गंदा हो गया है। रूम हैज़ बिकम वेरी डर्टी, रूम हैज़ बिकम वेरी डर्टी। अब उससे समस्या क्या आ रही है, जब पंखा चलाता हूँ तो धूल उड़ने लगती है। जब मैं पंखा चलाता हूँ तो धूल उड़ती है। रूम हैज़ बिकम वेरी डर्टी, जब मैं पंखा चलाता हूँ तो धूल उड़ती है। When I turn the fan on, the dust flies around. When I turn the fan on, the dust flies around. जब मैं पंखा चालू करता हूँ तो डस्ट उड़ने लगती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं When I run the fan, the dust flies around. राइट, दोनों तरीके से, और भी कई 100 तरीके से इसी बात को कहा जा सकता है अगर हम नेचुरली बोले तो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। व्हेन आई टर्न द फैन ऑन द डस्ट फ्लाइज अराउंड। धूल उड़ने लगती है और मुझे धूल से एलर्जी है, और मुझे धूल से एलर्जी है। एंड आई एम एलर्जिक टू डस्ट, आई एम एलर्जिक टू डस्ट। मुझे धूल से एलर्जी है। किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है, प्रॉब्लम होती है, देन यू आर एलर्जिक टू इट। तो आई एम एलर्जिक टू डस्ट। मुझे जुकाम हो जाता है और छींक आने लगती है। जब डस्ट उड़ती है, when the dust flies around in the room, मुझे जुकाम हो जाता है और छींक आने लग जाती हैं। I get a cold and start sneezing. When I run the fan, the dust flies around in the room and I get a cold and start sneezing. I get a cold and start sneezing, या फिर dust causes me to get a cold and I start sneezing. When I run the fan, the dust causes me to get a cold and I start sneezing. मुझे जुकाम हो जाता है एंड आई स्टार्ट स्नीजिंग, मुझे छींके भी आने लग जाती हैं। नाउ लुक एट द लास्ट सेंटेंस। अगर मैं मास्क लगा लूँ तो कान में दर्द होने लगता है। अगर मैं मास्क लगा लूँ तो कान में दर्द होने लगता है। व्हेन आई पुट ऑन द मास्क इट हर्ट्स माई ईयर्स। When I put on the mask, it hurts my ears. कानों में दर्द होने लग जाता है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 बार इस सेशन को आप देखिए, खुद से आपको वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंसेस रटने पड़ेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा। 10, 20, 50 इस प्रकार के सेशन जब आप देख लेंगे ना तो लॉजिक समझ में आ जाएगा कि बोली कैसे जाती है, वर्ड ऑर्डर कैसे सेट किया जाता है। ऑटोमेटिकली इनके बेसिस पे सेंटेंसेस बनने लगेंगे, राइट। सो इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।